नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अपने राज्य में प्रायः कम सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों के किसान रबी मौसम में चने की खेती करते हैं, क्योंकि चने की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। चने में यदि हम प्रमुखता से तैयारी की बात करते हैं तो खरीफ फसल, क्योंकि इस साल हमने देखा है कि बारिश भी पर्याप्त मात्रा में हुई है, समय समय पे बारिश होती रही है, तो लगभग किसान भाइयों के अब खेत खाली हैं और हमें मानते हैं कि जो मध्यम दोमट काली मिट्टी वैसे इसके लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाइयों, चने की अच्छी उपज मिले इसके लिए खेत की तैयारी किस तरह से करें और फसल की अच्छी बढ़वार हो सके इसके लिए कौन सा उर्वरक लें और कितनी मात्रा में प्रयोग करें, वो इस प्रकार से है। अब ऐसी स्थिति में खेत की तैयारी तो प्रमुख रूप से है, नमी देखना बहुत जरूरी है कि नमी है हमारे खेत में कि नहीं है, और यदि नमी नहीं है तो फिर पलेवा दे करके ही हम खेत की तैयारी कर बोनी के लिए तैयार करें खेत को। ऐसी स्थिति में किसान भाई एक दो बार कल्टीवेटर से जो है खेत की वखरनी कर लेते हैं और बोनी के लिए खेत को समतल करके उसको तैयार कर लेते हैं। खरीफ फसल लेने के पूर्व मिट्टी परीक्षण करवाए होंगे और सामान्य रूप से यदि मिट्टी परीक्षण नहीं करवाया है, उर्वरक हमें डालना ही है, तो सामान्य रूप से हम ये मान के चलें कि 40 से 50 केजी प्रति एकड़ डीएपी डायमोनियम फास्फेट जो उर्वरक आता है, जिसमें फास्फोरस और नत्रजन की भी मात्रा 1846 रहती है वो, और यदि पोटास की कमी है तो पोटास जो है 15 किलो प्रति एकड़ की दर से, और विशेष रूप से जिंक सल्फेट के रूप में यदि हम 6 किलो प्रति एकड़ या 10 किलो ज़्यादा कमी है तो 10 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट हम बोनी पूर्व खेत में मिला देते हैं, तो सूक्ष्म सल्फर और जिंक की भी कमी की पूर्ति हो सकती है। किसान भाइयों, चने की खेती में एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रजातियों का चयन। जो किसान मृदा एवं क्षेत्र के अनुसार चने की उन्नत किस्मों का चुनाव करके बुआई करते हैं तो उन्हें भरपूर पैदावार मिलती है। तो आइए जानते हैं चना की उन्नत किस्मों के बारे में, जो इस प्रकार से है। जुताई खेत प्रबंधन के बाद में सबसे प्रमुख जो चीज आती है किस्मों का चयन। उस क्षेत्र के लिए कि उस क्षेत्र में कौन सी किस्म उपयुक्त है कि नहीं उपयुक्त है, इस चीज को ध्यान में हमें रखने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में जो नवीन किस्में हैं जिनका चलन में है, जो अच्छी उन्नतशील किस्में RVG 201, RVG 202, RVG 204, RVG विशेष रूप से 202 वहाँ के लिए बहुत उपयुक्त है, जहाँ हम धान और धान के बाद में फिर हम जब चना की फसल लेते हैं तो हम RVG 202 का चयन कर सकते हैं। इसी तरह से JG 63 है और JG 14 भी है धान के बाद में। JG 12 छोटे दाने की है, दाल क्वालिटी के लिए बहुत अच्छी किस्म है। तो ये कुछ जो किस्में हमने बताई है। काबुली में यदि जाना चाहते हैं तो शुभ्रा है और काकटू है और JG के 5 है, JG के 19 है। ऐसी किस्में हैं जो काबुली चना बड़े दाने की जो लगाना चाहते हैं किसान भाई, तो उसको चयन कर सकते हैं। बोनी का समय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब बोनी के समय की यदि हम बात करें तो 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच सबसे उपयुक्त चने की बोनी का समय माना जाता है। बीज दर, चने के बीज की मात्रा दानों के आकार, प्रकार एवं भार तथा बुआई का समय एवं बुआई विधि पर निर्भर करती है। बड़े दानों वाले प्रजातियों यानी कि काबुली चना का 80 से 90 किलोग्राम तथा बारानी खेती के लिए छोटे दानों वाली प्रजातियों का 80 किलोग्राम तथा सिंचित क्षेत्र के लिए 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। पछेती बुआई की स्थिति में 20 से 25% अधिक बीज का उपयोग करें। इसके बाद बीज उपचार बहुत आवश्यक है। रासायनिक फफूंदनाशी में बीटा वैक्स पावर
2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से सबसे पहले आप बीज उपचार कर लीजिए। फिर इसके बाद यदि है उसमें समस्या की दीमक लग सकता है तो ऐसी स्थिति में क्लोरोपाइरीफास नाम का कीटनाशी आता है, उसको 5 ml प्रति किलो बीज की दर से हमें बीज उपचार करना है। और फिर इसके ठीक बोनी के पूर्व जो है हम राइजोबियम 10 से 20 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम बीज उपचार करके और हम सेम डे उसी दिन हम जो है खेत में बोनी कर दें। पौधे लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर हमें रखना चाहिए। और बीज की जो बोनी गहराई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा हमें बीज नहीं बोना चाहिए। तो इस तरह से ये यदि सही समय में सही तरीके से यदि हम करते हैं तो निश्चित ही कि हमें वांछित उत्पादन चने का मिलेगा। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, सिंघाड़े की खेती अपने राज्य में बहुत से किसान भाई करते हैं और जिन किसान भाइयों ने इसकी रोपाई समय से कर दी थी उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है। तो इस समय फसल में खरपतवारों की अधिकता, पोषक तत्वों की कमी और कीट व्याधियों का प्रकोप होता है जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसलिए आप सिंघाड़े की फसल में कौन कौन से कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर उल्फत सिंह धाकड़। किसान भाइयों, वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस समय हमारी जो फसल सिंघाड़े की लगी हुई है इसमें वानस्पतिक वृद्धि का समय चल रहा है और वानस्पतिक वृद्धि के कम से कम 15-20 दिन बाद इसमें पुष्पन की अवस्था आएगी और उसके बाद आपको फल लगने की समय आएगा। लेकिन किसान भाइयों, इस समय उनकी देखभाल का बड़ा विशेष ध्यान रखना है क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि के समय हमारे तालाबों में फसल के साथ में सिंघाड़े के साथ में कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो जलीय खरपतवार है वो काफ़ी उनके साथ प्रतियोगिता करते हैं, जो पोषक तत्वों के लिए रोग कीट कई तरह की व्याधियाँ वो साथ में रखते हैं। तो हमें जो एक्वेटिक हमारे जो जलीय खरपतवार हैं उनको उससे निकालना है और ख़ास करके इस तरह का जो कार्यक्रम है इसको हम मैनुअली या हमें हाथों से ही निकालना पड़ेगा जिससे हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं हो। और हमें जैविक की तरफ इस पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि हमें जो रासायनिक खरपतवार नाशक है उनका न प्रयोग करके हम इसे हाथ से ही निकालें तो हमारी फसल वानस्पतिक वृद्धि के समय अच्छी बढ़वार करेगी तो निश्चित है उसमें फूल भी अच्छे आएंगे तो फल भी अच्छे से अच्छे लगेंगे। किसान भाइयों, अभी आपने जाना सिंघाड़े की फसल को खरपतवारों से कैसे मुक्त रखें। अब आइए जानते हैं सिंघाड़े की फसल की अच्छी पैदावार हो इसके लिए उर्वरक प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों, इसी के साथ में हमें जब हमारे खरपतवार और ये सब साफ हो जाएं उसके बाद हमें पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि वैसे तो हम उसमें आधार खाद के रूप में हमारा गोबर की खाद है और हमारे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास इस तरह के पोषक तत्व हम दे चुके होंगे। लेकिन इस समय हम फसल का निरीक्षण करना चाहिए क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि के समय जब हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें पोषक तत्वों की कमी से कभी कभी फसल में पीली दिखती है कि लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं। तो इस समय हमें पोषक तत्वों के लिए किसान भाइयों हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व उस पर भी विशेष ध्यान देना है। तो इसके लिए हमें सल्फर है, जिंक है, इस तरह के पोषक तत्वों का हमें प्रयोग करना ही है। साथ में हमें जो हमारा NPK जो 19-19 जो हमारा आता है उसको 1 एकड़ के लिए 1 किलो बहुत पर्याप्त होता है। अगर उसको आप इस समय छिड़काव करते हैं तो हमारी फसल को पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी। और अगर इसका आपको प्रयोग करना है तो 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से का घोल बनाएं और इसका एक समान छिड़काव करें तो निश्चित है आपकी फसल में अच्छी पुष्पन की अवस्था भी आएगी और फल भी अच्छी बनेंगे। किसान भाइयों, सिंघाड़े की फसल में कीट और रोग का भी बहुत अधिक प्रकोप होता है जिससे फसल की बढ़वार और उत्पादन में काफी कमी हो जाती है। तो आप कैसे करें कीट और रोग की रोकथाम, आइए जानते हैं इस बारे में। इसमें फसल सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और खरीफ के मौसम में हमारी फसल सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सिंघाड़ा एक जल में उगने वाली फसल है और इस समय इसमें कई तरह के कीट लगते हैं। इसमें प्रमुख रूप से देखा जाता है लाल भृंग जो हमारा है, ये सिंघाड़ा भृंग जैसे नाम से जानते हैं, ये काफ़ी नुकसान करता है। ये इसकी 2-3 अवस्थाएं आप देखेंगे, इसका प्रोण भी नुकसान करता है। इसकी जो लार्वा है जो उसके डंठल के अंदर घुस जाती है वो कभी कभी डंठल को इतना अंदर से खा जाती है कि डंठल की वजह से जब डंठल सड़ जाता है तो हमारा पूरा का पूरा जो उसका छत्ता है वो ज़मीन में वो पानी में डूब जाता है और हमारा काफ़ी नुकसान होता है। तो इस तरह से किसान भाइयों इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि भृंग का कितना आक्रमण है। जो हमारा सिंघाड़ा भृंग है इसको विशेष रूप से देखना है आपको। उसकी जो सुरंगी जो लाल रंग की उसमें जो निकलती है वो काफ़ी नुकसान करती है, उसको भी देखना है। कई बार हमारे फल भी लग जाते हैं, उसके अंदर भी छेद करके अंदर घुस जाते हैं, खाते हैं, तो ये नुकसान करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हो सके तो हम जैविक
कीटनाशकों का प्रयोग करें, क्योंकि ये एक खाने वाली फसल है और खास करके पानी में रहती है तो हमारे डायरेक्ट संपर्क में आती है। तो इसके लिए हमें नीम का जो तेल है उसका 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के एक समान अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपको ये कीट हैं जो व्याधि हैं ये काफ़ी नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आक्रमण हो जाए और हमारे प्रारंभ में हमने जैविक का प्रयोग नहीं किया है तो हमें फिर रासायनिक दवाइयों की तरफ जाना पड़ेगा। रासायनिक दवाइयों में किसान भाइयों हमें क्लोरोपाइरीफास जो हमारा कीटनाशक है इसकी हो सके तो आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाएं और इसका आप एक समान छिड़काव करें तो निश्चित है कि इसकी तीनों अवस्थाओं के कीड़े उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और हमारी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगी। किसान भाइयों, फसल सुरक्षा में जो हमारे कीट प्रबंधन के बाद में एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है बीमारियों का, इसमें कई तरह की बीमारियां आती हैं जिसमें प्रमुख रूप से देखने में आते हैं दहिया जो रोग है, पत्तियों पे आप देखो दही जैसे आकार का उस पर पत्तियों में जम जाता है और ये कभी कभी इतना सफ़ेद रंग का जम जाता है कि इसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो काफ़ी बाधित हो जाती है। तो अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी तो हमारे फूल और फलन पर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसको नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। तो किसान भाइयों, इसके लिए अगर हो सके हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, इस तरह जो हमारी सिंघाड़े की फसल है उसका एकीकृत कीट प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, रोग प्रबंधन, इस तरह से हम पूरे संपूर्ण पोषक तत्व प्रबंधन भी करते हैं तो निश्चित है सिंघाड़े की फसल हमारी बहुत अच्छी होगी और बाजार में भी उसका ले जाकर के आप अच्छी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में कई किसान मधुमक्खी पालन व्यवस्था को अपनाए हुए हैं और इससे अच्छा खासा लाभ भी कमा रहे हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जो किसान भाई मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं वे इस व्यवसाय की शुरुआत करते समय किन बातों का खास ध्यान रखें जिससे यह व्यवसाय लाभकारी हो सके। इसके लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। अभी का जो दौर है कि मधुमक्खी पालन से किसान भाइयों पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी ले सकते हैं और ये नकदी फसल है। तो किसान भाइयों अगर इसके शुरुआत करना चाहते हैं तो देश में कई जगह इसका प्रशिक्षण चल रहा है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र जो सभी जिले में स्थित हैं या क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो हर एक जोन में उपस्थित है, वहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपना मधुमक्खी पालन का शुरुआत कर सकते हैं। इसमें मुख्य 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं। पहला कि वहाँ पर ही शुरुआत करें जहाँ पर कि मधुमक्खी को मधु कलेक्शन करने में उसको बहुत दूर नहीं जाना पड़े, आसपास ही मिल जाए। मैंने फूल फल का पौधे हो, फूल का हो, जैसे सीजन में आप अभी आ रहा है सीजन सरसों का, तो सरसों के बगीचा आसपास में रख सकते हैं आप, तो वहीं पर उसको मिलना चाहिए। नहीं तो वो नहीं कलेक्शन कर पाएगा और जिंदा भी नहीं, उसको अपने भोजन के लिए वो करता है, उसी से वो बनाता है और रखता है। अगर वो नहीं रहेगा वहाँ पर तो आप बक्सा रख भी देंगे तो मधुमक्खी वहाँ से भाग जाएगा। मधुमक्खी पालन एक लघु व्यवसाय है जिससे शहद एवं मोम प्राप्त होता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का पर्याय बनता जा रहा है। इस व्यवसाय के लिए 4 तरह की मधुमक्खियां इस्तेमाल होती हैं: एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया। शहद उत्पादन के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियां ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली और स्वभाव की शांत होती हैं। इन्हें डिब्बों में आसानी से पाला जा सकता है। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी अधिक होती है। किसान बताएं जो अभी शुरू करना चाहते हैं उनको अगर शुरू करते हैं तो करने के 2-3-4 चीज़ों का आवश्यकता होती है। पहला आवश्यकता है कि उनको कि आपको कम से कम 2 बक्से से शुरुआत करनी होगी, 2 बक्से शुरुआत करनी। और उसके बाद आता है कि एक मौन पर्दा आता है जो एक जाली की तरह रहता है कि किसान भाई जो उसको पालन करेंगे और चेहरे पर लगा लेंगे तो उनसे डंक से बचे रहेंगे। उसके बाद आता है कि एक चाकू चाहिए उनको और मधु निष्कासन यंत्र के हाथ से निकालते हैं तो मधु का छत्ता ही बर्बाद हो जाता है और उससे कम मधु मिलता है और अच्छा क्वालिटी का होता भी नहीं है। मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स फ्रेम, मुंह पर ढकने के लिए जालीदार कवर, दस्ताने, चाकू, शहद रिमूविंग मशीन, शहद इकट्ठा करने के लिए ड्रम आदि उपकरणों की जरूरत होती है। मधुमक्खी पालन के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे जहां मधुमक्खियां पाली जाएं, उसके आसपास की जमीन साफ सुथरी होनी चाहिए। आसपास
पुष्पीय पौधों की उपलब्धता के बाद ही मधु बॉक्स को रखें। उसके बाद आता है कि ऐसे जगह रखें खुले धूप में नहीं। गर्मी के दिन है, चिलचिलाली धूप में भी वो बक्से को छोड़ के मधुमक्खी जो है भाग जाएगी, वहाँ से किसी पेड़ पर, छाया वाली जगह पर, सुविधा वाली जगह पर चली जाएगी। इसका ध्यान रखें। अगर ठंड पड़ रही है तो उसको बक्से को उसको कुछ से ढक दें ताकि उसको बहुत ठंड नहीं लगे। कुछ खरपतवार जो है थोड़ा सा रख दे, साफ होनी चाहिए खरपतवार, ऊपर में थोड़ी सा रख देनी चाहिए। आने जाने वाले रास्ते के पर उसको डिस्टर्ब ना हो ऐसा ध्यान रखना चाहिए। क्या कि वो जो सुबह शाम में निकलती है अपना कलेक्शन के लिए और कलेक्ट करके आती है तो रास्ते पे आना जाना उसको सुविधाजनक होनी चाहिए। और यह भी ध्यान रखें कि अगर दीमक वाली जगह पर नहीं रखें। दीमक चिट्टी अंदर घुस जाता है और बक्से में कब्जा कर लेता है और वहाँ से मधुमक्खी जो है छत्ते को छोड़ करके वहाँ से निकल जाती है, कहीं पेड़ पर, आसपास के पेड़ में चली जाती है। इसका ध्यान रखें। बड़े चींटे, मोम भक्षक कीड़े, छिपकली, चूहे, गिरगिट तथा भालू मधुमक्खियों के दुश्मन हैं। इनसे बचाव के लिए किसानों को पर्याप्त बचाव उपाय अपनाने चाहिए। मधुमक्खियां 3 किलोमीटर तक पराग और पुष्प रस इकट्ठा करती हैं, इसलिए वर्ष भर अगर मधुमक्खी पालन करना है तो वर्ष भर पुष्पीय पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। शांत जगह का चुनाव करें। बरसात में पुष्पीय पौधों की उपलब्धता में कमी आ जाती है, इसलिए मधुमक्खियों को अलग से फीडिंग कराई जाती है, जिसमें चीनी का शीरा देते हैं, जिससे इनका सर्वाइवल होता रहता है। और बीच बीच में कम से कम सप्ताह में या 10 दिन में बक्से का देखभाल जरूर करें। बीच बीच में देखे, खोल के देखे जो अंदर जो छत्ते लगाए हैं उसमें कहीं कोई तो नहीं घुस जा रहा। और अंत में जो है कि अगर मधुमक्खी लगभग 3 महीने में अपने छत्ते में मधु डाल दे, बीच बीच में देखते रहना है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और मधुमक्खी का छत्ता भी नहीं बर्बाद होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है लालपुर जिला बिलासपुर से जयवीर वर्मा जी ने। आप मुर्गियों में होने वाले कॉक्सीडियोसिस रोग की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं, तो जयवीर जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अब बरसात का मौसम समाप्त हो रही है और आस्ते आस्ते ठंड की शुरुआत हो रही है। और इस परिस्थितियों में जो किसान भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं उनके लिए इस मौसम में कुछ परेशानी आती है। जैसे कि देखा जाता है इस मौसम में कि खासकर मुर्गी का जो बिछावन है वो गीला रह जाता है। गीले रहने के कारण एक बीमारी है जो मुर्गियों में बहुत ज़्यादा मृत्यु दर का कारण बनती है, जिसे हम लोग कॉक्सीडियोसिस या रक्त पेचिश या खूनी पेचिश के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि बहुत ही जानलेवा बीमारी है मुर्गियों के लिए। ये प्रोटोजोआ जनित रोग है जिसके कारण चूजों में अधिक मृत्यु दर तथा पठौरों में देरी से अंडा देने की अवस्था तथा वयस्क मुर्गियों में अंडा देने की क्षमता में कमी आती है। और ये जो प्रोटोजोआ है ये फैलने का मुख्य कारण बनता है मुर्गी का बिछावन जो अगर गीला रह गया हो या फिर खाने पीने के सामान से फैल सकती है। इस बीमारी में जो मुर्गियों में मुख्य लक्षण देखा जाता है वो देखा जाता है कि इसमें जो दस्त आता है या पेचिश जो होता है वो खूनी लाल रंग का होता है, ये इसका मुख्य लक्षण है। और इसमें देखा जाता है कि चूजा जो होता है वो खाना पीना छोड़ देते हैं और वो क्या बोलते हैं सुस्त होते हैं और पंख झुका कर आँख मूंद कर कोने में बैठ जाते हैं या फिर खाना पीना पूरी छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में और इसके साथ अगर खूनी पेचिश भी हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम ये समझ जाते हैं कि हमारे मुर्गी को कॉक्सीडियोसिस या खूनी दस्त हो गया है। रोकथाम। डीप लिटर पद्धति से बिछावन को सदैव सूखा रखें। यदि बिछावन गीला हो जाए तो उसे तुरंत हटा दें। बिछावन को सप्ताह में 2 बार अवश्य पलटी दें। बाह्य परजीवियों को नियंत्रित रखें। कॉक्सीडियोसिस रोग की जानकारी मिलने पर तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह से उपचार करें। इसके अलावा जो क्या होता है इसके उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके उपचार के लिए
बाजार में कुछ दवाइयाँ उपलब्ध है, जिसको कि जैसे कि एम्प्रोलियम सॉल्ट है, मेराजीन, और क्या बोलता है, इसके अलावा और भी जो कुछ दवाइयाँ हैं जो बाजार में उपलब्ध है, इन दवाइयों का प्रयोग हम उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार कर सकते हैं, या फिर नज़दीक के पशु चिकित्सक उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो वो भी इसका जो क्या बोलता है सही उपयोग जो है या सही तरीका क्या है देने का, दवा देने का, वो भी बता देंगे। या फिर हम जो क्या बोलता है जो भी दवा लेंगे उसके ऊपर भी निर्देश लिखा जाता है, उस निर्देश के अनुसार भी हम ये दवा देकर मुर्गियों को कॉक्सिडियोसिस से बचा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।